पहले दर्शकों के सवालों की बात करें, जो हमारे प्राइम मेंबर्स हैं उनके सवाल पहले ले लेते हैं, जो उनकी ओर से सवाल आए हैं। तो सबसे पहला सवाल जो हमें मिला है वो नैन्सी जी का है। नैन्सी जी कह रही हैं कि प्रीमियर एक्सप्लोजिव एससीआई अदानी पोर्ट्स के रीटेस्ट लेवल्स बताइए प्लीज़ टू ऐड ऑफ कोर्स, मतलब दोबारा ये एंटर करना चाहती हैं। गर्मी में जुकाम सच्ची बुरा लगा है सर आपके लिए, शेयर पे एडवाइस देते हो, प्रोडक्ट ट्राई कर लो। सर आपके लिए कुछ ये लिखना चाह रही हैं आपके जुकाम को लेकर कि गर्मी में आपको जुकाम हुआ है, उसको लेकर कुछ प्रोडक्ट्स ट्राई कर लीजिए, उसके शेयर भी बता दीजिए, कह रही हैं। सर सबसे पहले नैन्सी जी को नमस्कार। और नैन्सी जी के पास उस प्रोडक्ट के शेयर्स हैं, नैन्सी जी का बहुत अच्छा एक्सपोजर है। मैं समझता हूँ नैन्सी जी के पास एबीडीएल भी है, और नैन्सी जी के पास यूबीएल भी है। तो नैन्सी जी बिल्कुल प्रोडक्ट तो इस्तेमाल कर लूंगा, बट प्रॉब्लम ये है ना कि प्रोडक्ट इस्तेमाल करके शो नहीं कर पाऊंगा। तो अभी ये शो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हाँ ठीक है, मतलब ये होता रहता है। मेरे को बस प्रॉब्लम एक ही चीज से हो रही है कि जो नाक है वो रुक नहीं रही है। बाकी जुकाम वगैरह तो चलता रहे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब देखिए, प्रीमियर एनर्जीज की आप बात कर रहे हैं और एक अच्छे मोमेंटम में है। देखिए यहाँ पे मैं बहुत क्लियर केस आपको पाएंगे, इंटरेस्ट नहीं जनरेट करने के लिए बोलूंगा। मैं कहूँगा किसी भी मार्केट करेक्शन में थोड़ा सा कूल ऑफ करे और 985 लेवल्स और लेवल्स पे आए, तो वहां पे एक बार आप चाहें तो धीरे धीरे करके अपनी बाइक आप इनिशिएट कर सकते हैं। प्रीमियर एनर्जीज के अलावा सर इनके दो तीन और शेयर थे ना। सर प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स हैं इनके पास, और मैं पूछ रही हैं सर ये कि दोबारा आई थिंक ये एंटर करना चाह रही हैं। प्रीमियर एक्सप्लोजिव एससीआई और अदानी पोर्ट्स, इनके रीटेस्ट लेवल सब पूछ रही हैं कि कहाँ तक गिरेंगे या फिर कहाँ पे दोबारा एक्यूमुलेट किया जा सकता है। देखिए एससीआई तो करंट लेवल्स पे ठीक लग रहा है, और एससीआई जब तक 288 लेवल्स के ऊपर मेंटेन कर रहा है क्लोजिंग बेसिस, मेरे को कोई बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं बनती हुई दिख रही है। अगर आप एससीआई में पोजीशन बनाना चाह रहे हैं यहीं पे बना सकते हैं, बट ये मान के चलिएगा कि अभी हफ्ता डेढ़ हफ्ता इसमें मोमेंटम नहीं आने वाला है। तो उस हिसाब से अपनी सिचुएशन बना के चलिएगा। जैसे ही मोमेंटम आएगा 325, 345 और 380 लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। प्रीमियर एक्सप्लोसिव की हम बात करें, ये हायर लेवल्स पे चल रहा है। और अभी जिस तरीके से अपने आप को पोजीशन इसने करके रखा हुआ है, थोड़ा सा मैं कहूँगा कूल ऑफ करे और कहीं भी 640 और लेवल्स के पास वापस सपोर्ट लेता हुआ दिखे तब करिएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये डबल टॉप बना रहा है, अब इसके बाद अगर नीचे आके वापस जाता है तो ट्रिपल टॉप बनाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर इन लेवल्स पे ट्रिपल टॉप बनाता हुआ दिखता है 640 के पहले ही, तो फिर आपको एक बार एंट्री करनी होगी। क्योंकि अगर अब ये सस्टेन मूवमेंट करता है अराउंड 724 लेवल्स के ऊपर, तो आपको 800 तक का मूवमेंट भी करता हुआ दिखा सकता है। ओके, ठीक है। रिया जी का सवाल आया है, रचित सर इसका जवाब दीजिएगा। रिया जी हमारी प्राइम मेंबर है, कह रही हैं कि मेरे पास टाटा केमिकल्स 848 पर हैं, 848, एमआरपीएल 187 पर लिया हुआ है, और एमटा टेक 8029 इस लेवल पर लिया है। सर आपसे मेरी बात हुई थी, आपने 7400 रुपये का टारगेट दिया था, बहुत बढ़िया तरीके से अचीव करने के बाद उसके भी ऊपर गया था और उसके ऊपर इन्होंने लिया है। सर अब ये पूछ रही हैं कि इनको एवरेज कब करना चाहिए। और अच्छा, दूसरा सवाल फिर मैं प्रदीप सर से पूछता हूँ, आप इनके जवाब दे दीजिए सर। टाटा केमिकल्स, एमआरपीएल और एमटा टेक, इनको एवरेज करना है, अगर हाँ तो कहाँ? देखिए सर, टाटा केमिकल में मैं भी इनको एवरेज करने की राय नहीं दूंगा। हाई बीटा काउंटर है और बहुत ज्यादा प्राइस पॉइंट में डिफरेंस है नहीं। मतलब 800 ऑड लेवल्स पे ले रखा है आपने और 742 लेवल्स पे चल रहा है। इसमें अगर आपको एवरेज करना है किसी भी मार्केट करेक्शन में, अगर आपको ये 580 से 600 लेवल्स पे दिखे तो सोचिएगा। अभी जिस तरीके का ये बीटा मूवमेंट करता है, मैं नहीं एडवाइस करूंगा कि आप एवरेज करें, आप सिर्फ वेट करें। 780 लेवल्स के ऊपर ये क्लोजिंग करे और उसके बाद सस्टेन मूवमेंट करे तो आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि फिर ये एक बिल्डअप लेके आपको 980 लेवल्स तक जाता हुआ दिख सकता है। एंटा टेक्नोलॉजीज की हम बात करें, देखिए एक अच्छा रनअप दिया है। और मैं हमेशा बोलता हूँ एंटा टेक्नोलॉजीज को हम डिफेंस स्पेस में यूजुअली बात करते हैं। डिफेंस एक्सपोजर से ज़्यादा इनका न्यूक्लियर और एनर्जी स्पेस में पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है, और एक बहुत अच्छे रनअप के बाद ये करेक्ट कर रहा है। मैं समझता हूँ अभी आपको फर्दर डाउन मूव आता हुआ देखने को मिल सकता है। आपको अगर एवरेज करना ही है तो मैं कहूँगा 6800 से 60 6250 और 6800,
ये एक रेंज है जिसमें ये थोड़ा सा आपको टाइम स्पेंड करता हुआ दिख सकता है। वहां पे आप आराम से, कोई कोई जल्दबाजी नहीं, इत्मीनान से वहां एवरेज करिएगा जहां आपको कंफर्ट दिखे, और फिर वेट करिएगा। जैसे ही बाउंस बैक दिखाएगा आपको अच्छे रिटर्न्स भी ये देके जाएगा। एमआरपीएल आप देखें सर, 170 और लेवल्स पे ले रखा है ना एमआरपीएल इन्होंने। 187 सर। 187 में आपने ले रखा है एमआरपीएल के लिए। मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि इट हैज फाइनली ब्रोकन ऑल द लेवल्स। 166 लेवल्स पे चल रहा है। और प्रिसाइसली हम एवरेज की बात यूजुअली करते हैं 10, 15, 20% के डाउन साइड के बाद। आपका अब डाउन साइड ज़्यादा बचा नहीं है। एमआरपीएल लोअर लेवल से एक अच्छे मोमेंटम में आ गया है, 20 रुपये तो बढ़ गया है लो से। मैं समझता हूँ आपको अब ये 188 तक का मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। जब तक 160 लेवल्स के ऊपर मेंटेन कर रहा है, तो रादर देन एवरेजिंग आप हायर लेवल्स पे कहाँ प्रॉफिट बुक करते हैं, क्योंकि 188 को इस बार ब्रीच करेगा तो आपको 206 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिखेगा। तो वहां पे एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढिएगा। ऐसे अनसर्टन मार्केट्स में इतनी छोटे प्राइस डिफरेंस में मैं एवरेज करने की राय नहीं दूंगा। 188 पार हुआ तो 208 आएगा। सर 200, हाँ 204, 208 बिल्कुल आ सकता है सर। 204 तक जा सकता है। तो आप कह रहे हैं कि सर 160 के ऊपर जब तक है, यानी कि इनका स्टॉप लॉस 160 हो गया। बिल्कुल सर, स्टॉप लॉस 160 है, क्योंकि सर इस बार अगर 160 इसने क्लोजिंग बेसिस पे तोड़ा तो हो सकता है आपको 132 रुपए तक का भी लेवल दिखाते हैं। ठीक है। प्रदीप सर, ये तो वो स्टॉक्स हो गए जो कि इनके पास हैं, जो ये एवरेज करना चाहती थी। इसके अलावा रिया जी कह रही हैं कि फ्रेश एंट्री के हिसाब से एक तो डेटा पैटर्न्स, दूसरा वॉल्सन नगर इंडस्ट्रीज और तीसरा है इंडियन बैंक। क्या इनको कंसिडर किया जा सकता है? ओके, देख लेता हूँ सर। मैं इंडियन बैंक अभी 850 के लेवल पे है, सो एक बार वेट करूंगा मैं। 815 800 के आसपास अगर एंट्री मिलता है तो मैं एंट्री करना पसंद करूंगा। और सेकंड चीज, एक चीज आप ध्यान में रखिए, इंडियन बैंक 550 से 800 बस कुछ ही महीने पे हो गया था 900। तो ऐसा नहीं कि नेक्स्ट रैली आपको सेकंड ऐसा मिलेंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। तो ट्रेडिंग के लिए ठीक है, लेकिन एज ए पोजिशनल व्यू नेक्स्ट 6 महीना नहीं चलेगा। वल्चन नगर अभी अवॉइड करना चाहिए। स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के आसपास है, तो यहाँ से मुझे लगता है कि एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबल है। 15 to 20% प्रॉफिट बुकिंग के बाद मैं सोचूंगा। और सेकंड और एक स्टॉक बताया आपने क्या? डेटा पैटर्न्स। डेटा पैटर्न्स अभी मैं बाय नहीं करूंगा, क्योंकि डेटा पैटर्न्स अभी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, और डिफेंस का भी ऑल टाइम हाई के आसपास नहीं बाय किया जाता है। अगर आप बाय करोगे यहाँ से 10-12% नीचे आने पे आप पैनिक कर जाओगे। सो मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमने ओवर द ईयर लास्ट 1-1.5 साल से हम लोगों ने डिस्कशन किया था, कहीं ना कहीं उस टाइम पे 2800 3000 के आसपास का प्राइस था, 2000 भी प्राइस था, तो मुझे लगता है कि वह एक बेटर जोन था। लेकिन 4450 में बाई नहीं करना चाहिए। फिर से मैं करेक्शंस के लिए वेट करूंगा। करेंट जोन से 800 से 1000 पॉइंट का करेक्शन जिस दिन मुझे मिलेंगे आज से 6 महीना 1 साल में, मैं इंटरेस्टेड हूँ बाई करने में। अदरवाइज मैं एक बार और कोई दूसरे स्टॉक देख लूंगा जी। ठीक है, आपने एक हिमाद्री स्पेशलिटी बताई है, उस पर आप फोकस कर लीजिए। ना ही वॉल्चन नगर जो कि एक डिफेंस का प्ले है, और ना ही डेटा पैटर्न्स, इसमें आप खरीदारी करें। इनमें थोड़ा सा करेक्शन का वेट अगर आप कर ले तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। और इंडियन बैंक में भी क्योंकि मूव काफ़ी अच्छा आ चुका है पीएसयू बैंकों में, तो 810 815 इस रेंज का अगर आप वेट कर लें, वहाँ पर आपको मिल जाए तो वहाँ पर आप खरीदारी करें तो शायद आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। खरीदने के हिसाब से रचित सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कैसा है? क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में कल भी ऑलमोस्ट 52 वीक लो टच हो गया था। 9 दिन से लगातार हम देख रहे हैं कि इसमें गिरावट हो रही थी। कल एक 9 दिन के बाद अप मूव आया था, या फिर 9 दिन की जो गिरावट है वो अरेस्ट हुई थी। अब मेटा के साथ एक पार्टनरशिप की खबर आई है। मेटा ने इनफैक्ट भारत में एआई इनेबल्ड डेटा सेंटर्स डेवलप करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ साझेदारी की है। ये अपनी कंप्यूटिंग क्षमता बढ़ाना चाहते हैं सर इंडिया में, जिस वजह से इन्होंने ये फैसला लिया है। जो ग्लोबल एआई रेस चल रही है उसमें उसको देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज सर 1280 के आसपास कैसा लग रहा है? जो गिरावट हो चुकी है, क्या मान के चलें कि करेक्शन का दौर पूरा हो चुका है, जिसको फ्रेश खरीदना है अच्छा लेवल है? नहीं सर, मतलब अगर फ्रेश खरीदना है तो स्टैगर्ड मैनर में खरीदिएगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ सर, क्योंकि एक मोमेंटम ज़रूर आपको आता हुआ दिखा है, बट मैं समझता हूँ 1340 और लेवल्स पे आपको ज़रूर एक बार ये अरेस्ट होता हुआ दिखना चाहिए। और रिलायंस सर कंटिन्यूसली हम बोल रहे हैं कि फर्दर डाउन साइड आपको आता हुआ दिखेगा। मैं समझता हूँ ये जो अपमूव है इसको आप क्लियर केस ट्रेंड रिवर्सल नहीं मान सकते। हाई लेवल पे सेलिंग आएगी,
अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज में अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मैं आपको कहूंगा कि आप पोजीशन बना के रखें। अदरवाइज आप जो रिया जी हैं अगर ट्रेडिंग बेट के तौर पर ढूंढ रही हैं तो मैं रिलायंस पे नहीं, बट सर अब एक और काउंटर, मतलब मैं अब एक कॉल दे देता हूँ। हम्म। टाइमेक्स ग्रुप इंडिया लिमिटेड, आप देखें ये जिस तरीके से पोजीशन है यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है, और 474 लेवल्स पे पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस जो इसके लिए निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 450 का। 450 के स्टॉप लॉस के साथ 474 रुपये पे आप बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। सबसे पहला टारगेट 490, और 490 के बाद 525 रुपये तक आपको ये जाता हुआ दिख सकता है। चार सौ तो नब्बे आप, 525। जी, आप चाहें तो इसमें पोजीशन बना सकते हैं। तो टाइमेक्स ग्रुप ये जो 474 के आसपास कह रहे हैं वही वाला ना सर? बिल्कुल बिल्कुल सर। 490 525 तक के लेवल्स के लिए टाइमेक्स दिखाइए, TIMEX। हाँ, ये 474 वाला, इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। 24 रुपये नीचे 450 रुपये पर आपका स्टॉप लॉस होगा। 490 525 तक ये स्टॉक जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये रचित जी की ओर से कॉल आ गया। एक हमें आज हिमाद्री स्पेशलिटी मिल गया, तो दोनों की तरफ से एक अच्छा दोनों की तरफ से स्टॉक्स आ गए हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं या फिर छोटी अवधि के लिए पैसा लगा सकते हैं। प्रदीप जी, कल दो स्टॉक्स हैं फार्मा स्पेस से जहां पर हमने ब्लॉक डील्स होती हुई देखी। एक है एमक्योर फार्मा, इनके डिटेल्स आपके सामने चलते हुए दिख जाएंगे, और दूसरा है अजंता फार्मा। एमक्योर फार्मा में BC इन्वेस्टमेंट्स ने अपनी हिस्सेदारी बेची है, और अजंता फार्मा में कल प्रमोटर ग्रुप की ओर से रवि अग्रवाल ट्रस्ट है, इनकी प्रमोटर एंटिटी है जिसने 2.8% स्टेक बेचा है। कॉमन चीज़ अगर आप इन दोनों ब्लॉक डील्स में देखेंगे जो कल हुई हैं, एक तो दोनों कंपनियां फार्मा स्पेस से हैं, और दूसरा जो खरीदार हैं उसमें कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड का नाम है। एमक्योर में तो पूरा जो स्टेक है वो कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड ने ही लिया है, और अजंता फार्मा की जहाँ तक बात है तो उसमें कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड के साथ साथ ABSL म्यूचुअल फंड ने भी 400 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। इन दोनों स्टॉक्स पर आपका व्यू दीजिए सर। जी, देखिए संदीप जी, अजंता फार्मा में लगता है कि अभी 3080 के आसपास का प्राइस चल रहा है। नो डाउट बहुत ही बढ़िया वैल्यू जोन के आसपास है। एक बार 3250 के बाद मुझे लगता है कि 3400 तक पॉसिबल है। एक सपोर्ट से बाउंस बैक करते हुए दिखाई दे रहा है, तो पोजीशंस को होल्ड रखना चाहिए। एंड फॉर इम्क्योर फार्मा, फॉर द कंप्लाइंस पर्पस मैं इसमें बात नहीं कर पाऊंगा। आई थिंक रचित सर अगर बोल पाएंगे तो। रचित सर। सर एमक्योर फार्मा 1816 रुपये पे चल रहा है, और कंटिन्यूस एक अप मूव पे ही है। बहुत ज़्यादा हमारे पास डेटा नहीं है, बट वैल्यूएशन टर्म्स में एक सेंस ऑफ कंफर्ट ज़रूर दे रहा है। इस मोमेंटम में एक चीज़ ज़रूर है सर, स्टॉप लॉस बन जाता है ज़रूरी। 1680 रुपये के ऊपर जब तक ये मेंटेन कर रहा है आपको फर्दर अप मूव आता हुआ दिख सकता है। और मैं समझता हूँ जिस तरीके से ये पोजिशन है 1880 और 1940 रुपये तक भी जाता हुआ आपको दिख सकता है आने वाले दिन। तो फ्रेश ले सकते हैं इन लेवल्स पे या फिर केवल होल्ड करें जिनके पास है? सर होल्ड करना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप है। अगर किसी भी मार्केट करेक्शन में लोअर लेवल पे आता हुआ दिखे तो ज़्यादा एडवाइजेबल होगा कि पोजीशन में रख जाए। ठीक है, होल्ड करें। स्टॉप लॉस 1680, टारगेट आपका 1880 से 1940 रुपये तक का हो सकता है। प्रदीप सर, अदानी एनर्जी को देखिए। अदानी एनर्जी ने एक एक्विजिशन की घोषणा की है। इसको लेकर बातचीत चल भी रही थी। JP एसोसिएट्स एक बड़ा एक्विजिशन उन्होंने किया था। उसके बाद अब इंटेली स्मार्ट इंफ्रा नाम की एक स्मार्ट मीटरिंग कंपनी है जिसको अब अदानी ग्रुप खरीदने जा रहा है, और ये सौदा हो रहा है अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस के जरिए जो कि स्मार्ट मीटर्स में ऑपरेट करती है। 100% हिस्सा खरीद रहे हैं। 3050 करोड़ रुपये की रकम है। हमने आपको ये खबर बताई भी थी कि ऐसा हो रहा है, और इनके GMR ग्रुप के साथ इस डील को लेकर रेस में दोनों कंपनियां हैं, और 3800 करोड़ रुपए के आसपास की एंटरप्राइज वैल्यू देखी जा रही थी। 3050 करोड़ रुपए में ये सौदा हुआ, जिसमें NIIF के जो OCDs हैं, ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, वो भी शामिल है। और इस डील से होगा क्या कि जो स्मार्ट मीटरिंग पोर्टफोलियो है इस कंपनी का, अदानी एनर्जी का, वो बढ़कर 4.7 करोड़ मीटर्स पर पहुंचता हुआ दिखेगा। FY25 में देखें तो 621 करोड़ रुपए के आसपास का टर्नओवर था इस कंपनी का, जिसको ये एक्वायर कर रहे हैं। प्रदीप सर, इस पूरे ग्रुप को लेकर आपका व्यू हमेशा से कंस्ट्रक्टिव रहा है, क्योंकि आप हमेशा से कहते रहे हैं कि जिस शिद्दत के साथ और जितना चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में अदानी साहब कारोबार करते हैं या फिर ऑपरेट करते हैं अपनी कंपनियां, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग रहा है। अब इन लेवल्स पर सर टेक्निकली कैसे लग रहे हैं स्टॉक्स?
जी, अब देखेंगे लास्ट टाइम भी जब हम लोगों ने डिस्कशन किया उसके बाद भी जो भी अलग अलग न्यूज़ेस आए इनके, जो अमेरिका में केस वगैरह चल रहा था, तो सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, कोई प्रॉब्लम अभी तो नहीं दिख रहा है। एंड स्पेशली अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन या हाँ, अदानी अदानी, ग्रीन एनर्जी, अदानी एनर्जी सर। ओके अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, अभी ऑलमोस्ट 1554 के आसपास का प्राइस है। मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए, 1800 के आसपास का टारगेट यहाँ से मिलना चाहिए। हो सकता है कि करंट जोन से एक बार 3 to 4% का एक हेल्दी करेक्शन आ जाए, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। उस करेक्शन में बाय ऑन डिप करने का सलाह रहेगा, और ये जो अभी बेस बना है ये कंटिन्यू होने वाला है। पहला टारगेट आपको 1650, उसके बाद आपको ऑलमोस्ट 1800 एंड अबव आपको आते हुए दिखाई देंगे। एक स्टॉप लॉस ऐसे मेंटेन करके जाना चाहिए, थोड़ा 1250 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन मैं करना पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे अगर 100 पॉइंट 150 पॉइंट का करेक्शन आता है वो एक परफेक्ट बाइंग जोन बनेगा। ठीक है, 1800 तक ये स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है। एक हमारे दर्शक हैं, कह रहे हैं कि हरजिंदर जी का प्रणाम सर, कॉपी पेस्ट करते करते हाथ दुख गए काफ़ी दिनों से, कृपया मेरा सवाल ले लीजिए। माफ़ी चाहता हूँ सर, थोड़ा समय की कमी रहती है आजकल। रचित सर, जीएसएल, रेमंड लाइफस्टाइल और सफारी और मेट्रो ब्रांड्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि ये जानना चाहते हैं। और सीएमएस इन्फो भी इन्होंने पूछा है कि इन्वेस्ट किया है, इनमें लॉस हो रहा है, क्या करें। सर, इनमें से कोई भी स्टॉक जो आप एड्रेस कर सकें, जीएसएल, रेमंड लाइफस्टाइल और सफारी या फिर मेट्रो ब्रांड्स। सर मेट्रो ब्रांड्स देख लेते हैं, 994 रुपये के लेवल्स पे चल रहा है अभी। तो कोई भी अपसाइड नहीं आता हुआ दिख रहा है इसमें। क्लियर केस अपसाइड आता हुआ दिखता है 1080 रुपये के लेवल्स को जब ये क्रॉस करेगा, उसके बाद आपको एक सस्टेन मूवमेंट देखने को मिलेगा 1200 रुपये लेवल पे। अभी जिस तरीके से, हम सो सॉरी, पोजिशन है, ये फर्दर डाउनवर्ड मूवी दिखा रहा है। मैं समझता हूँ आपको आने वाले दिनों में 924 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है। प्रदीप सर, कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनमें आज हम काफ़ी अच्छा एक्शन बनता हुआ देख रहे हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी बन रही है, वो कुछ स्टॉक्स आपसे एक बार मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। उसमें एफकॉन्स इंफ्रा सर, इसमें हम देख रहे हैं कि मजबूत आज मूव बनता हुआ दिख रहा है। 1,82,00,000 शेयरों का ऑलरेडी जो वॉल्यूम है वो देखने को मिल चुका है। सर, इन वॉल्यूम्स के ऊपर, इस अपमूव के ऊपर क्या भरोसा करना चाहिए, क्या ये सस्टेन करेगा? सर अगर टॉप से देखा जाए तो ऑलमोस्ट 40% अभी भी नीचे है। सो 40-50% नीचे होने के बाद अगर 5-6% का मूव आ रहा है, दैट्स कॉल्ड डेड कैट बाउंस है। इसमें ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए अभी। लेकिन जिस तरीके से मूव आया है एक बार, मुझे लगता है कि 346 350 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट मूव पॉसिबल होगा आफ्टर क्रॉसिंग ऑफ 350 का जोन, तो उसके बाद ही कुछ यहाँ पे प्लानिंग करके जाना चाहिए। जी, और इसके साथ साथ सर मेरा डिस्क्लेमर, जितने भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स को लेके मैंने बात किया है, कोई भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स पे हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं रहता है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एंड ऐसा ही कुछ रहा है हम क्लाइंटों को भी देते हैं, हो सकते हैं कुछ कॉल क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में हो, हमारे पोर्टफोलियो में नहीं रहता है। रजिस्ट्रेशन कंडक्टेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बीसी, सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनआईसी, मीन नो वे गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरमीडिएट और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए, इस बीच थोड़ी देर में हमारे साथ जैन साहब भी जुड़ेंगे। उस बीच बीएलएम बाला, स्टॉक मार्केट टुडे की को फाउंडर, वो हमारे लिए आज कौन से 2 स्टॉक्स लेकर आई, जरा वो जल्दी से देख लेते हैं। गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। आज भी ऐसे कुछ 2 स्टॉक्स जहां पर मुझे एक लो रिस्क पर अपसाइड मूवमेंट बनते हुए नजर आ रही है। वैसे मेरी अप्रोच यही रहती है कि जो भी रिकमेंडेशंस हो वहां पर रिस्क छोटा या फिर बहुत ही डिफाइन होना चाहिए। सो आज की डेट में जो पहला स्टॉक मैं डिस्कस करना चाहती हूँ दैट इज मार्क्सन्स फार्मा। पहले भी रिकमेंड किया था क्लोज टू 170, उसके बाद 265 का हाई बनाया उसने। अभी मोस्ट रिसेंट एक थोड़ा डिप आया था, उसके बाद स्टॉक ने वापस से अच्छी कंफर्मेशन दी है कि नया मूवमेंट शुरू हो सकता है। सो रेंजिंग फ्रॉम 245 अप टू 250 की रेंज में मार्क्सन्स फार्मा अगर आपको दोबारा मिले, खरीदारी करके जा सकते हैं। यहां से जो टारगेट होंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जैसे 10 दिन के अभी ऊपर 265, लेकिन अगर आपको थोड़ा बड़ा होराइजन लेकर के चले तो 310 रुपए तक के भी टारगेट, 310 तक भी आपको ये देखने के लिए मिल सकता है, जैसे 3 मंथ्स के टाइम पर। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 235 का स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। दूसरा स्टॉक है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। कई बार रिकमेंड किया और एक ही व्यू दिया है कि 12,500 से लेकर के 14,000 एंड देन फिर 18,000 के टारगेट्स डिक्सन टेक्नोलॉजीज में दिख सकते हैं। अब जब से रिकमेंडेशन देना शुरू किया था वो भाव था 9,700, फिर 10,200, फिर 10,300, इन सब प्राइस पर रिकमेंड किया। मोस्ट रिसेंट 11,000, अभी वापस से 11,500, 11,600 इस रेंज में भी डिक्सन टेक में एंट्रीज ढूंढी जा सकती है। टारगेट सेम है अभी भी 12,500 से लेकर के 14,500 एंड देन 18,000। स्टॉप लॉस बदला है।
अब जब आप एंट्री करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर 10,550 का मेंटेन किया तो इनफ है, क्योंकि अगर इसको ऊपर जाना है तो एक सपोर्ट की तरह है, इसको तोड़ना नहीं चाहिए। बाकी जिन भी स्टॉक्स पर इससे पहले बात की थी, अगर जिसमें भी टारगेट हो गया, जिसमें भारत कोकिंग कोल है, बीडीएल रिकमेंड किया था, और भी कई सारे स्टॉक्स, अपने प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलिए, ताकि स्टॉक चर्निंग आपका काम है। तो जो भी रिकमेंडेशंस आपको दी है, इनमें किसी भी स्टॉक में मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग्स नहीं है। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में रेप्लिकेट नहीं होती, एंड ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट इज ऑल सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जो भी करे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करके ही करे और इसको मैनेज करते हुए काम करिए। थैंक यू सो मच। डिक्सन टेक को लेकर आज खबर भी आई है, जैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं इसको लेकर। डिक्सन टेक को लेकर जो खबर आई ना, वो पहले आपको बता देता हूँ। जेमटेक टेक्नोलॉजीज के साथ इन्होंने जेवी करने के लिए एक बाइंडिंग टर्म शीट साइन की है। ऑप्टिकल ट्रांस रिसीवर्स और बोसा यानी कि बाई डायरेक्शनल ऑप्टिकल सब असेंबली कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि ये असेंबल करेंगे। तो ऑप्टिकल स्पेस में इनकी जो एंट्री है वो इससे होती हुई नजर आएंगी इस जेवी के जरिए। इस जेवी में इस कंपनी का डिक्सन टेक का 60% और जेमटेक टेक्नोलॉजी का 40% स्टेक होगा, जिस पर अभी विलियम बाला अपनी राय दे रही थी। अंशुल सर, बहुत स्वागत है आपका, वेरी गुड मॉर्निंग। डिक्सन टेक पर आपका व्यू। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। सर, डिक्सन टेक्नोलॉजी में पैटर्न अच्छा बन रहा है, थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है। 80 दिन हो चुके हैं पैटर्न बनते हुए। वीसीबी टाइप ऑफ कप एंडल टाइप ऑफ पैटर्न है। 11,845 इसके ऊपर निकलता है तो 12,290, और 12,290 निकालता है तो फिर थोड़ी सी आपको बाउंस बैक स्ट्रेच होते हुए दिखेगी 13,050 13,400 की जोन में। तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, चलिए ठीक है, ओके, परफेक्ट है। रचित सर, बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। आप आए, आप सर आपकी तबीयत खराब है, उसके बीच में भी आपने अपना कीमती समय निकाला। पहले तो हम दुआ करते हैं सर कि आप जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। सब फॉर्मेलिटी में टाइम वेस्ट मत कीजिए, उनको तोते को गर्म पानी पिलाने जाना है। सर, जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पे डिस्कस किए उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, लिमिटेड फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पे डिस्कस किए वो कंपनीज, उनके प्रमोटर ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी ऑफ द स्क्रिप्ट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। एज ऑलवेज सर, फन डूइंग शो, जल्दी मिलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर, आज आपने कोई जवाब नहीं दिया। तभी सर आज एक्चुअली क्या है, दिमाग बहुत ज्यादा चल नहीं रहा है। नहीं ठीक है, नहीं बिल्कुल, आप जल्दी से स्वस्थ हो जाएं सर, फिर हम बातचीत करेंगे इसको लेकर। बहुत शुक्रिया आपका। तोता घूम गया है सर, परसों से तोता किसी ने पकड़ लिया, तब से दिमाग नहीं चल रहा इनका। अंशुल सर रहने दीजिए, आज उनकी तबीयत सही नहीं है। आज तो छोड़ दीजिए कम से कम। चलिए ठीक है।